नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, और पूछता है भारत की शुरुआत कर रहे हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात होगी उत्तर प्रदेश का चुनाव अब सर पर खड़ा है। हर एक राजनीतिक दल, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, हर एक राजनीतिक दल के लिए 2022 का यह उत्तर प्रदेश का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, ये वो राजनेता आपको यानी जनता को समझा नहीं सकते, क्योंकि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो जो शांत बैठी हुई है, या फिर कांग्रेस हो जो धरातल पे कुछ भी ना होने के बावजूद इतने फड़फड़ा रहे हैं, उन सबको पता है इस 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव का असर 2024 के जनरल इलेक्शंस पर सीधा पड़ेगा, सीधा। और अगर कोई ये कहता है चाहे कोई भी हो, तो आप समझ जाइए दर्शकों कि वो ये आपको बतलाना नहीं चाहते। आज भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं, आप नाम लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके चेहरे पर बीजेपी ने पूरा का पूरा दांव लगा दिया है 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव का, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, ये चारों नेता कहां हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी जो एक समय पर बहन जी का गढ़ माना जाता था। कहा जाता था कि बहन जी ने अगर एक बार सिर्फ इशारा कर दिया तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा का पूरा उस तरफ चल देता है। लेकिन इस बार बहन जी हैं कहां, यह सवाल पूछा जा रहा है। लखनऊ की उस बड़ी रैली के बाद कोई और रैली या वर्चुअल रैली देखने को नहीं मिली है। आजकल तो कोविड के जमाने में वर्चुअल रैली आसान है। माफ कीजिएगा, कंप्यूटर खोलिए और जनता से रूबरू हो जाइए। उसके बावजूद बहन जी शांत है। क्यों? लेकिन बीजेपी के राजनेता, और ये जो ग्राफिक आपके सामने चल रहा है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जगत प्रकाश नड्डा, ये सब लोग, प्रधानमंत्री को अलग रखे तो अमित शाह खुद आज मेरठ कैराना में थे। डोर टू डोर कैंपेन चल रही है। योगी आदित्यनाथ इस इलाके में, जगत प्रकाश नड्डा इस इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह इस इलाके में। समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है, टिप्पणी आई है अखिलेश यादव की। लेकिन जो अमित शाह ने कहा, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, वो अपने आप में इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कैराना के इलाके की असलियत बयां करता है। जी हां, पलायन से कुछ याद आता है आपको दर्शकों? पलायन याद आता है कुछ? नहीं तो सुनिए, 2016 में कैराना से बीजेपी के उस समय के सांसद हुकुम सिंह जी ने 346 परिवारों की सूची, बाकायदा सूची, नामों के साथ, एड्रेस के साथ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपी थी कि ये 346 परिवार है जो कि आपराधिक आतंक, सांप्रदायिक आतंक ये कहते, उसके चलते छोड़ रहे हैं। कई लोगों ने उस पर टिप्पणी की, बोला सही है, गलत है, यहां तक कि हुकुम सिंह जी खुद अपने बयान पे हल्का सा वापस चले गए थे। असलियत है। लेकिन 2017 के चुनावों में जैसे जैसे असलियत सामने आई, वो 346 से नंबर कई और आगे निकला। इसीलिए जब आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो अमित शाह जब कैराना में थे, योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में और जगत प्रकाश नड्डा बिजनौर में,
बिजनौर में थे। ये जो 3 मील के पत्थर और ये इन तीनों नेताओं की तस्वीर हमारी टीम आपको दिखा रही है, ये समझाने के लिए। मेरे साथ बीएसपी के बिजनौर के ही सांसद जुड़ेंगे, मलूक नागर साहब, एसपी के अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी के सुब्रत पाठक, मैं सबसे पूछूंगा। लेकिन सपा को समझ आ रहा है कि बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है। तो वहीं ये सब पूछते हैं, और अगर उस ग्राफिक पे, वो 3 मील के पत्थर वाले ग्राफिक पे डायरेक्टर साहब वापस जा सके कि अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जगत प्रकाश नड्डा, अगर ये तीनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, 200 किलोमीटर के राइट, कंपास लीजिए, मैप पे रखिए, चक्कर खींच दीजिए, 200 किलोमीटर का रेडियस है ये सारा। इस 200 किलोमीटर के रेडियस में बीजेपी की पूरी टॉप ब्रास प्रधानमंत्री को अगर छोड़ दें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद, जिनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ये पूरा इलेक्शन लड़ रही है, अमित शाह द मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा खुद, कैराना, अलीगढ़, बिजनौर, तो यह अपने आप में दर्शाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है अगले जनरल इलेक्शंस यानी 2024 के आम चुनावों के साथ। भारतीय जनता पार्टी एक सीट नहीं हार सकती, उसको मालूम है, लेकिन पलायन की बात, और यहां पे जो सबसे पहले मैं अगर आपको यह सुनवाऊं, डायरेक्टर साहब दर्शकों को जरा सुनाइए कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। सबसे पहले कैराना पहुंचने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, उसके बाद सुनाएंगे आपको योगी आदित्यनाथ और जगत प्रकाश नड्डा का रिएक्शन। लेकिन पहले सुनिए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिए। कोई भी प्रदेश हो, इसके विकास की प्राथमिक शर्त होती है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। यही कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था, बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है, उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है, उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास करना है। तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी है। पश्चिम में 10 तारीख को चुनाव है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कहीं कोरोना के कारण हमारे कार्यकर्ता आप तक न पहुंच पाए, तो आप भारतीय जनता पार्टी के ये 5 साल के परिश्रम, मोदी जी के 7.5 साल के परिश्रम को ध्यान में रखकर सुबह सुबह ही कमल के निशान पर बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनाई। मित्रों, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे गन्ना किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, या नोएडा में रहने वाले लोग हो, सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। तो देखिए, ये थे गृह मंत्री अमित शाह, कह रहे थे मैं आज उन परिवारों के साथ हूं। अनुराग भदौरिया जी सुन रहे हैं, मलूक नागर साहब सुन रहे हैं। मैं सिर्फ चाहता हूं अनुराग जी, 30 सेकंड और ले रहा हूं, सुब्रत पाठक जी,
जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, अरे भैया उन दोनों ने क्या क्या कहा, बैक टू बैक सुना रहा हूं। घंटा से यही अनुराग सुना जी। रहे हो, हम लोग को सुन। आपने कहा था 7 बजे डिबेट शुरू हो जाएगी, बता नहीं, देते नहीं, भाषण मैं सिर्फ ये सुनाना है बैक टू सबका। बैक आपको ये पहले महत्वपूर्ण सबका है। भाषण होगा, उसके बाद हम लोग दर्शक हैं, अनुराग सब जी सुनेंगे। इतना मत नाराज पहले होइए, लोग मैं सिर्फ बोलेंगे, चाहता हूं कि आप दर्शक अमित शाह जी सारा बोलेंगे, पर्सपेक्टिव फिर में योगी सुन ले। बोलेंगे, फिर 8 नड्डा जी बोलेंगे, फिर और किसी को बुलवा देना, फिर कहना भैया आप लोग अखिलेश जी भी तो बोलेंगे, अखिलेश जी भी तो बोलेंगे, अखिलेश जी भी तो बोलेंगे, तो कह रहा हूं। अखिलेश जी भी तो बोलेंगे, उनको सुनेंगे कि नहीं अनुराग जी? अखिलेश जी भी बोलेंगे। नहीं नहीं, क्या है, जब आप डिबेट करते हैं अनुराग जी तो वो पूरा पर्सपेक्टिव में सिलसिलेवार तरीके से होता है, इसीलिए नहीं नहीं नहीं, जब आगे 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 बस शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं कह रहा हूं जरा योगी आदित्यनाथ और बैक टू बैक अखिलेश यादव जरा आप चलाइए और सुनाइए बैक टू बैक, और फिर सीधा पैनल पे आ रहा हूं डिबेट। लेकिन वो तो आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बनाया है। उत्तर प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जनता जो बदलाव चाहती है उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयार है डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए और एक साइकिल चला करके कैंपेन करने का। तो देखिए, आप सबने सुना अखिलेश यादव ने क्या कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। लेकिन अनुराग जी, जो पूरा डिफरेंस है वो ये है, और मैं शुरुआत इसलिए आपसे कर रहा हूं क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं जिन्होंने पलायन किया उनको पलायन करने की जरूरत नहीं, जिन्होंने पलायन कराया था उनका पलायन हो गया। अनुराग भदौरिया, देखिए, आपने देखा अमित शाह जी के भाषण आप उठा लिए 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में जो बोलते थे, आज भी वही बोल रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है, एक सा ही भाषण है। तो फिर 5 साल आपने सरकार में क्या किया? योगी जी का तो आप जानते ही हो, रटा रटाया भाषण बोलते हैं, रटा रटाया। माने हम तो कहते हैं कि भैया कम से कम नहीं भाषण आता है तो लिखवा लिया करें किसी से। एक ही बात बोलते चले जा रहे हैं, एक ही बात कहते हैं अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में अगर अपराधी रहेगा तो पता नहीं कहां रहेगा, लेकिन वो भूल जाते हैं अपराधी यहाँ क्रिकेट फुटबॉल खेलते रहते हैं 25,000 के नाम ही, भूल जाते हैं वो, लेकिन बोलते रहते उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं रहेगा। अरे यहाँ तो हालत यह है कि अपराधियों का आलम यह है उत्तर प्रदेश के अंदर में कि नए नए अपराधी पैदा हो गए, भूमाफिया पैदा हो गए, और प्रभु की जमीन पे भी भूमाफिया पैदा हो गए। सोचो आप, प्रभु की जमीन 2 करोड़ की 18 करोड़ में बेच रहे हैं, उसके भी कुछ नहीं बोलेंगे। और तो और शराब माफिया भी पैदा हो गए, लगातार जहरीली शराब पीने से लाखों हजारों की मौतें हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं, महिलाओं का चीरहरण शुरू हो गया। बताइए, हाथरस की बेटी का रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के कर दिया गया बिना उसके माँ बाप के परमिशन के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पे। लेकिन योगी जी कहेंगे कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। एक यहाँ पे पाटीदार आईपीएस हैं, फरार हैं, 2 साल हो गए, 2.5 साल, लेकिन अभी तक पकड़ नहीं पाए। एक आईपीएस को नहीं पकड़ पा रहे तो आप दूसरों को क्या पकड़ोगे? ये हालत तो इनकी ये हो गई है। एक और मेरा सवाल है, जब जैसे उत्तर प्रदेश में कानपुर के कमिश्नर साहब रिजाइन करके बीजेपी के चुनाव पे लड़ने जाते हैं, तो सोचो 5 साल में इस व्यक्ति ने कितने निर्दोष लोगों को फंसाया होगा। भाई ये बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा था, इससे पता था कि 5 साल बाद हम बीजेपी में शामिल होंगे, टिकट लेंगे और फिर इलेक्शन लड़ जाएंगे जाके, और उसके बाद 5 साल में कितने निर्दोष व्यक्तियों पर इसने कार्रवाई की होगी। मैं तो इलेक्शन कमीशन से कहूंगा ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोकिए, जो लोग चुनाव का जैसी चुनाव का मौसम आता है तुरंत रिजाइन करते हैं और चुनाव लड़ जाते हैं। 5 साल तक ऐसे लोगों को रोक देना चाहिए कि 5 साल तक आप रिजाइन करने के बाद नहीं लड़ सकते, क्योंकि इन लोगों ने ना जाने कितने मासूम लोगों को फंसाया होगा। ये परंपरा ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है। और मैं तो ये भी कहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि कोविड काल का बताइए, कोविड काल में यहाँ जिस तरह से क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं, अनुराग जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं और फिर मैं मलूक जी के पास आ रहा हूं। अनुराग जी, ऐसा पहली बार तो है नहीं। कह रहे थे अगर कोई ऑक्सीजन की कमी की बात करेगा, बेड की कमी की बात करेगा, एनएसए लगा देंगे उसमें और उसको गैंगस्टर लगा के जेल में डाल देंगे। क्या ये भाषा शैली थी? आप बताइए, एक मुख्यमंत्री की भाषा शैली ऐसी होती है? उसके बारे में कोई जवाब नहीं। मनीष गुप्ता की हत्या कर दी गई पीट पीट के गोरखपुर में, उसके बारे में कोई जवाब नहीं। विवेक तिवारी की गोली मार के हत्या कर दी गई उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, उसके बारे में कोई जवाब नहीं। यहाँ उन्नाव की बेटी न्याय मांगते मांगते थक गई, उसके बारे में कोई जवाब नहीं। तो जवाब किसके पास है?
लखीमपुर में किसानों को रौंद दिया गया, कोई जवाब नहीं। 700 किसानों की मौत होगी, परिवार उजड़ गए, कोई आ रहा हूं जवाब नहीं। सुब्रत जी, जवाब के लिए आप तत्पर हो रहे हैं, आ रहा हूं। 25 लाख रुपए से हर परिवार की मदद होगी, हर परिवार की 25 लाख रुपए से मदद होगी। तो ये थे अनुराग भदौरिया। मैं चाहता हूं कि पहले मैं मलूक नागर जी के पास चला जाऊं, उसके बाद मैं आ रहा हूं फिर सुब्रत पाठक जी। मलूक जी, बीएसपी, आप तो खुद सांसद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। एक सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है कि बहन जी है कहां? बीएसपी अचानक इतना मेलो डाउन क्यों हो गई है? वर्चुअल रैली तक नहीं हो रही है, डोर टू डोर तो दूर की बात है। मलूक जी जी देखिए, यहीं पे है और बीएसपी हमेशा चुनावों से पहले अपने बंद हॉल और बंद कमरों में कैडराइज कैंप और शिविर लगाती हैं और उसका काम बहुत दिन से चल रहा है पार्टी में और अंदर अंदर काम हो रहा है। और जो कहाँ है, जो पूरा बीजेपी का नाराज वोटर है वो किसी भी कीमत पे समाजवादी पे नहीं जा सकता। वो पूरा हम पे आएगा, 22% दलित हम पे आएगा। जिनको हम टिकट देते हैं, चाहे वो पिछड़ों में 54% पे हो, चाहे अगड़ों में हो, 54% में जाट, गुजर, यादव, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लोहार, कुम्हार, तमाम जहां भी हम टिकट देंगे 25% के करीब, 30% के करीब उनकी जाति होती है। 22 वो हो गया, 25-30% वो हो गया। और तमाम जाति धर्म के लोग जो पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में जुड़े हुए हैं वो सब लोग सपोर्ट करते हैं। और जो किसी भी तरह समाजवादी के लोग भी जो कट्टरता की बात है उनको कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी अभी पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी पहले टेलीविजन पे डिबेट हो रही थी, कमाल गांव के और वो दंगे को याद कर रहे थे, कट्टरता की बात करते हैं। हम बिल्कुल न कट्टर हिंदुओं की बात करते हैं, न कट्टर मुसलमानों की बात करते हैं। हम देश में शांति और अमन की बात करते हैं। और दोनों तरफ का जो समाजवादी वाले से ग्रुप से जुड़े जिनको लोग समझ रहे हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग, हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पूरा वोट मिलेगा, पिछड़ों का वोट मिलेगा, दलितों का वोट मिलेगा। और जब रिजल्ट आएंगे तो चौंकाने वाले होंगे। हम यहीं पे हैं। दलित समाज के लोग कुमारी बहन मायावती को देवी समझते हैं। जिन लोगों को टिकट दिए उनकी जाति मिलेगी। और पंडित का हमेशा पूरा आशीर्वाद रहा है पार्टी के साथ और कुमारी बहन मायावती से लगाव मानते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जी के प्रयासों से भी और पार्टी से लगाव मानने से भी पंडितों का वोट मिलेगा। और जो हमारे साथी अनुराग भदौरिया जी ने पूरी लिस्ट बनाई है, आप वर्चुअल रैली की जगह आज यहीं शुरू हो गए नागर साहब। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर आप असलियत देखिए नागर साहब, देखिए आप खुद सांसद है, आपने खुद इलेक्शन लड़ा है, आपको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्या हालत है। सुब्रत पाठक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं सिर्फ 30 सेकंड ये बोल रहा हूं कि अनुराग जी हैं, लेकिन अनुराग जी आपकी पार्टी ने आरएलडी के साथ अलायंस किया है। ऐश्वर्या जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप बात कीजिए। ऐश्वर्या जी, हाँ जी 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 बोलिए जी, बताएं। ऐश्वर्या जी, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का खास करके 4 जातियां बहुत ज्यादा हैं। जाट हैं, गुजर हैं और दलित हैं और मुसलमान हैं। कल किसी चैनल पे दिखा रहे थे हम जाटों का सम्मान करते हैं 17%। मैं अपनी भाषा में कहीं भी जाटों का नाम पहन लेता हूं, पर गुजर 16% है, 5% दिखा रहे थे। तो मैं उस बारे में भी कहना चाहूंगा कि पूरा तरीके से जब किसानों के मुद्दे पार्लियामेंट में आते हैं, मेरे इस कोरोना कार्यकाल में भी जो 9 महीने 11 दिन केवल फ्री रहे, फिर 2 साल, 1.5-2 साल के करीब कोरोना कार्यकाल में निकले, मेरे 350 पार्टिसिपेशन के करीब में पार्लियामेंट में। और जब किसानों की बात हो रही होती है तो बीजेपी तो सरकार, नागर साहब मैं आऊंगा वापस आपके पास, मैं आऊंगा वापस, लेकिन पता है असलियत क्या है? अनुराग भदौरिया जी भी जानते हैं। अनुराग जी, आरएलडी और सपा के अलायंस से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह कहा जा रहा है कि आरएलडी को ज्यादा नुकसान हो गया। लेकिन मैं आपका रिएक्शन लूंगा, पहले मैं सुब्रत जी का रिएक्शन ले लूं जो आपने और मलूक जी ने कहा, उसके बाद आगे बढ़ाता हूं डिबेट को। सुब्रत पाठक जी, देखो, कुल मिलाकर जिस प्रकार से सपा हो, ठीक है नागर साहब आ रहा हूं। हाँ। इन दोनों ने जिस प्रकार से जातिवाद की राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की और उसके बाद में ये जातियों के नाम पर वोट मांगते रहे। लेकिन आप सभी ने देखा कि जातियों के नाम पर वोट मांगते मांगते ये लोग कितने प्रचंड टाइप से एक तुष्टीकरण की राजनीति भी करते रहे कि मैंने वोट तो लेंगे जातिवाद के नाम पर, लेकिन जब चुनाव आएगा तो आरक्षण दे दो मुसलमानों को।
और फिर जब चुनाव आएगा तो किस प्रकार से एक दूसरे में भयंकर कंपटीशन होता था कि नहीं हम बड़े मुस्लिम हितैषी, नहीं हम बड़े मुस्लिम हितैषी। तो इस प्रकार की जिनकी राजनीति का मूल चरित्र था, तो उसी का कारण था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो वहां गुंडों, आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले आजम खान हो जाते थे। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो उनको संरक्षण देने वाले नसीमुद्दीन हो जाते थे। और इन दोनों की सरकारों में अगर किसी को संरक्षण मिलता था तो उत्तर प्रदेश के दंगाइयों को संरक्षण मिलता था। इन दोनों की सरकारों में दंगे होते थे, और दंगे होने का कारण क्या होता था? यही कारण होता था कि किस प्रकार से किसी गरीब हिंदू की दुकान पर खाली कराना है, किसी की दुकान के ऊपर कब्जा कर लेना है, किसी की जमीन पर कब्जा कर लेना है, किसी की बहू बेटी को छेड़ देना है। ये सब हुआ है। न गाय सुरक्षित थी, न भैंस सुरक्षित थी। और तो और शाम को 6 बजे के बाद लोग घरों से भी बाहर पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं निकलते थे। ये कानून व्यवस्था के हालात उत्तर प्रदेश में थे, इन दोनों के टाइम पर थे। और यही कारण है कि इन दोनों को दुत्कारते हुए उत्तर प्रदेश की आम जनता ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। उस समय पर कोई चेहरा नहीं था, वो तो केवल मोदी जी के नाम पर सरकार बनाई थी, मोदी जी के ऊपर भरोसा करके बनाई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के जैसा एक चेहरा आया, जिसका अपना कोई परिवार नहीं, जिसकी अपनी कोई जाति नहीं, जिसका अपना किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं, वो केवल उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से विकास के पथ पर लाए। अब उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर लाना है तो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ के ऊपर कानून व्यवस्था को सुधारना। तो जिस प्रकार से यहाँ के ऊपर संगठित अपराध को जिस प्रकार से संरक्षण दिया जाता था, सरकारों का संरक्षण होता था, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर मुख्तार और अतीक के जैसे दुर्दांत अपराधी सरकारों के संरक्षण में विधायकों तक की हत्या करा देते थे। किस प्रकार से प्रयाग की सड़क के ऊपर दौड़ा दौड़ा कर राजू पाल, बसपा का ही विधायक था, उसकी हत्या हुई थी। किस प्रकार से कृष्णानंद राय जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, वो मुख्तार अंसार ने हत्या कराकर और चोटी कटवाकर जेल में मंगवाई थी। यह सब उत्तर प्रदेश में हुआ है। एक से एक बड़े अपराध, एक से एक बड़े माफियाओं को किस प्रकार से संरक्षण देती यहाँ की सरकारें दिखी। एक अधिकारी को शैलेंद्र करके आईपीएस अधिकारी थे, जिन्होंने मुख्तार अंसारी की बातों को सुनकर भगोड़ा। एक जो सेना का जो सिपाही था, वो एलएमजी जो उसको वहां पर 1 करोड़ रुपए की बेची, उसने उसके ऊपर जब कार्रवाई की तो किस प्रकार से उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि वो अपनी कार्रवाई वापस ले, और जब वापस नहीं ली तो किस प्रकार से उसको ही झूठे मुकदमों में नहीं, मैं पास्ट में नहीं, सुब्रत जी, मैं आपसे भी, अनुराग जी से भी, मलूक नागर जी से भी, राकेश त्रिपाठी भी है, टीना भी है, ऋषि भी है। सुब्रत जी, मैं आज की बात करता हूं। मैं जब अनुराग भदौरिया बोल रहे थे मैं तब भी कह रहा हूं, आज की बात कीजिए। क्या अनुराग भदौरिया और आप इस पे बात नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की बहू बेटियों को, महिलाओं को आज क्या चाहिए? मलूक जी बात करते हैं, देखिए 4 अलग अलग जाति के लोग हैं, ये है, ऐसा है, कौन अगड़ा कौन। मैं कहता हूं सबको विकास चाहिए, इसमें तो सबको है ना। दे दूं? नहीं, सुब्रत जी, आप भी पास की बात करते हैं, अनुराग जी कहते हैं देखो ऐसा हुआ, ये वाला पुलिस ऑफिसर बीजेपी। अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो कौन सा पुलिस अफसर कहां जाता है, कौन सा वकील कहां जाता है, इस सब में मत घुस। जवाब ले लिया, मैं आ रहा हूं, दोनों बोलिए और फिर अनुराग जी जवाब दे। जवाब दे दूं? एक एक करके सर, एक एक करके सर, सड़क, बिजली, पानी मुद्दा होता था इस देश में। जब भी कोई चुनाव आता था, चाहे प्रदेश का चुनाव हो चाहे देश का चुनाव हो, वो सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे को आ रहा हूं अनुराग जी, आप ही के पास आ रहा हूं। आजादी के 70 पाठक जी की बात पूरी हो जाए। गाँव तक बिजली किसने पहुंचाई? आजादी के इतने सालों बाद भी पानी की समस्या कौन समाप्त कर रहा है? हर घर तक जल पानी पहुंचाने का अनुराग जी एक एक करके अनुराग जी। और जिस प्रकार से सड़क का मामला, जिस प्रकार से इतने सारे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल जो बिछाया है, एक्सप्रेस वे के माध्यम से देश भर में जो जाल बिछाया है, इसकी शुरुआत किसने की? अटल जी ने सबसे पहले आए थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की। उसके बाद मोदी जी की सरकार में माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक्सप्रेस वे का जो जाल बिछाया गया, सड़कों का जो जाल बिछाया गया है, आज पाठक जी जवाब दे रहे हैं आपको। पाठक जी जवाब आ रहा है। अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं पाठक जी आपको। अनुराग भदौरिया आपको काउंटर कर रहे हैं और आपको जवाब दे रहे हैं, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। अनुराग जी, हाँ, राकेश जी आ रहा हूं। हाँ, राकेश जी को ले आइए उधर। देखिए ये सांसद जी ये भूल जाते हैं कि ये खुद ही माफियागिरी करते हैं। तहसीलदार के घर में कौन घुस गया था मारपीट करने के लिए? बच्चे कह रहे थे छोटे छोटे बच्चे छोड़ दीजिए, मत मारिए मेरे पिताजी को। तब तो आप लेके घुस गए थे लोगों को मारपीट करने के लिए। तब आपको नहीं लगा माफिया कौन है? वो तो सरकार थी, इसलिए आप बच गए। एक एक करके जेल में होना चाहिए था। एक एक करके प्लीज। आप माफियागिरी खुद ही कर रहे हो। उत्तर प्रदेश के अरे इनको रोकिए भाई, इनके बीच में नहीं बोला, काहे परेशान हो रहे हैं? अरे परेशान मत होइए, माफियागिरी करने से आप रोक रहा हूं। एक एक करके पोल खुलेगी तो आपका बढ़ने लगेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा।
वो तो सरकार बीजेपी की थी, वरना तो आपको जेल जाना चाहिए था अधिकारी को मारपीट करने के मामले में। तो आप क्योंकि क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि सत्ता है, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप माफिया की बात मत कीजिए। माफिया क्रिकेट खेल रहा है, आपने जेल भेजा क्या उसको? 25,000 के नामी जेल भेज दिया आपने? नहीं भेजा ना। आपसे बार बार बोला जाता है आपकी सरकार में कि 10 टॉप माफिया का नाम बताओ, नहीं बताओगे आप। आपसे बोला जाता है किस तरह से हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ, उसको न्याय मिला, नहीं मिला। आपसे महंगाई की बात की जाती है, डीजल पेट्रोल 100 के पार है, उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे, उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। बेरोजगार लड़के अपना रोजगार मांगने जाते हैं तो लाठियों से उनका स्वागत होता है, सर फोड़ दिया जाता है, आप उनको रोजगार तक नहीं देते। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर कोविड काल में कोई बात करेगा ऑक्सीजन की कमी का तो उसकी कुर्की कर लेंगे, उसको एनएसए लगा देंगे। तो ये तानाशाही कौन सा राज चला रहे हो आप? तानाशाही चला रहे हो कि ऑक्सीजन की कमी की बात करेगा, हॉस्पिटल में बेड की कमी की बात करेगा तो आप उसमें एनएसए लगा देंगे, उसकी संपत्ति कुड़ कर लेंगे। तभी तो आप लोग तहसीलदार को पीटने घुस गए, क्योंकि आपको पता है सैया भाई कोतवाल तो डर का दे ददानंद मारो, जिसको मारना है मारो। और केस तो वापस हो ही रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर से केस वापस लिए, डिप्टी मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर से केस वापस लिए, दंगाइयों को केस आपने वापस कर दिए। आपके भी केस वापस हो गया होगा, हो गया कि नहीं हो गया? तहसीलदार वाला केस वापस हो गया सांसद जी? तहसीलदार वाला केस वापस हो गया? आपका केस हुआ कि नहीं हुआ कि वापस ले लिया? वो भी बता दीजिए, जनता सुन रही है। अखिलेश यादव के ऊपर से अरे आपने वापस ले लिया कि नहीं ले लिया प्रभु? ये देखिए ऐसे सांसद हैं, अपने ऊपर से केस वापस ले लिया, जनता सुन रही है। अधिकारी के घर में घुस गए थे मारपीट करने के लिए, उसके बच्चे रो रहे थे, छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे हमारे पापा को छोड़ दो, हमारे पापा को छोड़ दो। देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, एक मिनट अनुराग जी, पाठक जी पर्सनल नहीं, राकेश त्रिपाठी, ऋषि मिश्रा, मलूक नागर, टीना शर्मा, एक मिनट अनुराग जी, पाठक जी पर्सनल नहीं। देखिए आप सवाल उन्होंने पूछा है, जवाब आप दोनों दीजिए, आप दोनों बहस कीजिएगा। मैं सिर्फ कह रहा हूं एक एक करके सवाल जवाब करेंगे तो समझ आएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं आप दोनों से मैं ये कह रहा हूं विनय सिंह जी, लेखक महोदय को ला रहा हूं और फिर टीना और ऋषि आपको। लेखक महोदय, ये तू गलत, आप आज से 30 साल पहले चले जाओ या आज चले जाओ, जब राजनेता डिबेट पे आते हैं, बात करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं तो कहते हैं देखो हम डेवलपमेंट पे कर रहे हैं, किसी भी पार्टी के हो, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, सबके। बाबा का किया, बाबा ने कहा हम डेवलपमेंट पे करते हैं। अखिलेश जी का किया, अखिलेश कहते हैं कि हम तो भाई मैं तो पॉजिटिव करता हूं। लेकिन जब भी आप जनता के बीच जाते हैं, आजकल कोविड है, वर्चुअल जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं जैसे, तो बात सिर्फ यह होती है कि तुम कौन सी जाति के हो, तुम ओबीसी हो, तुम बैकवर्ड हो, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम्हारे लिए वो करेंगे, तो बदला कुछ नहीं है। मेरी जो दिक्कत है वो ये है कि अब इतना स्मार्ट है नेता सारी पार्टीज के, उन्हें ये पता है कि इंटरव्यू में क्या बोलना है और जनता के सामने क्या बोलना है। विनय सिंह। ऐश्वर्य भाई, मैं अभी अपने देश के गृह मंत्री को सुन रहा था, उन्होंने कहा कैराना में कि जो पलायन करवाने वाले लोग थे वो पलायन कर गए। तो मैं तो कह रहा हूं कश्मीर से लेके कैराना तक, कश्मीर से लेके कैराना तक ये जो पलायन की कहानी है, उसमें अगर विक्टिम हिंदू है और पलायन कराने वाले मुसलमान हैं तो उस इतिहास को कहां से बदलेंगे आप? और इस बात में कि पलायन कराने वाले पलायन कर गए, कश्मीर में जो पलायन करवाने वाले पलायन कर गए, देश छोड़कर दुनिया छोड़ के चले गए। जो कैराना में थे वो उनको राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। इसको विकास मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? अरे ये भी विकास है जी, कि सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कि आपको किसी का भय न हो, किसी का आतंक न हो, आप जहां रहे सुरक्षित महसूस करें। और ऐश्वर्य भाई, मैं सुरक्षा की बात एक कड़ी आगे ले जाना चाहता हूं। देखिए आज जो चुनाव की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, पुरुष जो हैं वो खेमे में सेट हो गए हैं किसको कहां वोट देना है, महिलाएं डिसाइड करने वाली हैं। बड़ा और फिर मैं मलूक जी के पास आ रहा हूं। अनुराग जी प्लीज सुनिएगा। टीना, स्वामी प्रसाद मौर्य जरूर समाजवादी पार्टी में चले गए, लेकिन उनकी बेटी अभी भी बीजेपी में है, और जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं देखो मैं तो यही सुरक्षित हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं शर्मा जी। और ये वो परिवार है जिसको बसपा में रहकर कभी 5,000 वोट नहीं मिले, जिन्हें भाजपा में आकर बनी बनाई सांसद की सीट मिली, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पिता ने मुझे विश्वास में नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन मैं एक बात और ऐश्वर्या कहना चाहती हूँ, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, आज वो उत्तराखंड का हिस्सा है, मैं हरिद्वार में जन्म ली,
यूपी की राजनीति को बहुत क्लोजली मैंने देखा है। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहती हूँ कि 2007 की एक सोशल इंजीनियरिंग सतीश चंद्र मिश्रा जी ने की थी और ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की थी। अगर हम उस बात को दोबारा से एक इस 2022 के कॉन्सेप्ट में लेकर आए, लेकिन ब्राह्मणों को क्या इन्होंने सरकार में हिस्सेदारी दी थी? और आज उन्हीं ब्राह्मणों को दोबारा साधने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो वोट बैंक है, इसको साधने की जब कोशिश करते, और ऐसी रालोद और आप कह सकते हैं आरएलडी और जयंत सपा जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को साधने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सही कहा मेरे साथ के लोगों ने, लेकिन हमारे साथ जो बसपा के सांसद हैं उन्होंने इतनी जातियां गिनाई कि मुझे शर्म आती है कि 2022 में बैठकर भी हम जातियों पे बात कर रहे हैं और खुले आम खड़े होकर बात कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ इन जातियों को समझ आना चाहिए, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो और जातियां हो, उनको ये समझ जाना चाहिए कि जातियों का वोट साधते हैं, लेकिन हिस्सेदारी, अब हम सब जानते हैं कि सतीश चंद्र मिश्रा जी को जो हिस्सेदारी बसपा ने दी है वो सिर्फ सेरेमोनियल हिस्सेदारी है और एक ही व्यक्ति को दी है। क्या ब्राह्मणों को इस तरह की हिस्सेदारी मिली? अनुराग जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मैं अनुराग जी की बात पे भी जाना चाहती हूँ। मलूक जी जवाब दे रहा हूँ, फिर अनुराग जी आपके पास आ रहा हूँ। मलूक जी नहीं, मेरे को एक बात और साथ में बोलिए। मलूक नागर जी जवाब दे रहे हैं। मलूक जी बोलिए को जिस तरह से ये लोग साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऐश्वर्या एक सेकंड, ऐश्वर्या 1 सेकंड, गिव मी 1 सेकंड, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। मैंने आप ये सुनिए कि पिछले 10 दिन से आप सपा के जो अखिलेश यादव है वो बार बार कह रहे हैं कि जो पार्टी बलिदान करना चाहती है, भाजपा को हराना चाहती है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी आहुति देना चाहती है, वो हमारे साथ आए। ये तो बसपा तो ओवैसी के साथ भी और सपा ओवैसी के साथ भी गठबंधन करने से नहीं डर रहे हैं, तो क्या ये साफ राजनीति लेकर आएंगे? और रही बात अपने महिलाओं की कही, तो मैं बिल्कुल साफ तरीके से कहूंगी 36 जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट यूपी में चक्कर काट रहे हैं रोज उनके वीडियो। ओके मैम, मलूक जी जवाब दे रहे, फिर मैं बाकियों के पास आ रहा हूँ। मलूक जी राकेश त्रिपाठी, मलूक जी हाँ, ऐश्वर्या जी, हाँ, पाठक साहब भी और टीना जी भी जो कह रहे हैं कि जातिवाद की जो बात कर रहे हैं, आज अगर 54% पिछड़ों की बात हो रही है जातियों में या दलितों की बात हो रही है, तो इन्हें दर्द हो रहा है। इनको मैं कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ ही दिन पहले, 2-1 महीने पहले, पिछले सेशन में पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये कहा था, दलितों में से मैंने इतने मिनिस्टर बनाए हैं, पिछड़ों में से हमने इतने मिनिस्टर बनाए हैं। अगर आज हम आजादी के बाद 70 साल से कांग्रेसी भी वोट लेते रहे, पिछड़ों का, दलितों का शोषण करते, कुछ नहीं करा, और आज अगर हम अपने हितों की बात करते हैं तो इन लोगों को दिक्कत हो रही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जो पिछड़ों की बात खुल के कर रहे हैं, दलितों की खुल के कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इन्हें सीख लेनी चाहिए और टेलीविजन पे बैठ के ऐसी कोई बात ना करें जो माननीय प्रधानमंत्री जी के भी खिलाफ जाए, और जिन लोगों की वोटों से सरकार बनती है उनको कष्ट हो। राकेश त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। अनुराग जी मुस्कुरा रहे हैं, अनुराग जी कह रहे हैं आपने वापस गुगली दी है बीजेपी को, चाहे दलित हो चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों। देखिए ऐश्वर्या जी, आपने राकेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, देखिए ऐश्वर्या जी, आपने इस बहस की शुरुआत की थी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत सरकार के गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, आज इस तरह के 4 बड़े नेता आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे, और अनुराग ठाकुर जी केंद्रीय मंत्री आज वो लखनऊ में थे, प्ले कार्ड लेकर के चौराहे पर खड़े थे। मेरा सवाल है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी आज कहां थे और क्या कर रहे थे? मायावती जी बसपा सुप्रीमो आज कहां थी और क्या कर रही थी? आप जनता के बीच में जाएंगे नहीं, जनता को उपलब्धियां अपनी बता नहीं सकते, आपके अंदर इतना मादा और साहस नहीं है। आज हमने डबल इंजन की सरकार जब चलाई है 7 साल केंद्र में और 5 साल उत्तर प्रदेश में, तो हम अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, आंखों में आंखें डाल करके जनता से संवाद कर रहे हैं। हम भरोसा दिला रहे हैं कैराना के उन लोगों को जो पलायन कर गए थे 2017 से पहले, अपराधियों के डर से, मुकीम काला के डर से, मुस्तकीम काला के डर से, हमने उनको भरोसा दिलाया है कि मुकीम काला का आतंक खत्म कर दिया है, हमने अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है, आप लौटिए और उत्तर प्रदेश में आकर के व्यापार
व्यापार करिए और जाकर के मित्तल परिवार के यहाँ या गर्ग परिवार के यहाँ हो, जाकर के अमित शाह जी भरोसा दिलाने का काम करते हैं। हम अपने मॉडल को जनता के सामने बताने का काम कर रहे हैं, और जब 300 से ज्यादा सीटें हमें फिर आ जाएंगी तो फिर आप कहेंगे ईवीएम टेम्पर हो गई है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था, संवैधानिक एजेंसियां ठीक काम नहीं कर रही थी, सर्वे एजेंसियां ठीक काम नहीं कर रही थी, मीडिया मिला हुआ था। आप पहले से ही दे रहे हैं कि जनता आप पहले से ही बोल रहे हैं क्या होगा। मैं उदाहरण देकर के बता रहा हूं 17,000 प्रधानमंत्री आवास दिए थे अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में, वो भी केवल संस्तुति दी थी, स्वीकृत किए थे, दिए नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने 43 लाख प्रधानमंत्री आवास आज हमने देने का काम किया है। ये अंतर है समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में और भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में। हमने आज भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करने का काम किया है। गरीबों के घर में सीधे उनके खाते में राशि पहुंचाने का काम किया है। महीने में 2 बार आज हम राशन पहुंचा रहे हैं। आज गरीबों को वैक्सीन लगवा रहे हैं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, आज जब कोरोना की महामारी है, अब तक अखिलेश यादव ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। गैर जिम्मेदार पनकार लगातार परिचय देते रहे। जवाब आ रहा है राकेश जी। कोरोना पर भी राजनीति जवाब अनुराग भदौरिया, अनुराग जी जवाब दे रहे हैं। त्रिपाठी जी आपने सवाल पूछा, जवाब आ रहा है। जवाब देखिए, अगर इन्होंने 5 साल में काम किया होता तो देश के गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को दर दर भटकना नहीं पड़ता, दरवाजे दरवाजे जाना नहीं पड़ता। दादा कुछ दे दो, वोट दे दो दादा, हमने कोई काम नहीं किया, माफ करना, दे दो वोट दे दो दादा। दरवाजे दरवाजे नहीं भटक रहे होते, ये इसलिए भटक रहे हो क्योंकि आपने 5 साल काम नहीं किया, वरना आप काम गिना रहे होते, आप काम बता रहे होते। हमने बनाया, यहाँ पे हमने रोजगार दी। अरे डीजल पेट्रोल 100 के, हम सब स्काइप डीजल पेट्रोल 100 के पार है। ये कैसे, किस मुंह से नजर मिलाओगे? जब डीजल पेट्रोल की दाम पूछ लेगी जनता तो कैसे बात करोगे? इसलिए आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। आप कैसे चर्चा करोगे कि बेरोजगारी का दर यहाँ पे क्या है, जब बेरोजगार यहाँ पे लाठी खा रहा है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है। आज माँ परेशान है कि मेरा बेटा बेरोजगार है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो रात में नींद नहीं आती। बेटा परेशान इस बात पे है कि मैं अपनी माँ के लिए एक साड़ी नहीं खरीद पा रहा हूँ क्योंकि मैं बेरोजगार हूँ। घर का घर रात भर जगे रहते हैं क्योंकि सो नहीं पा रहे हैं। एक करके प्लीज कर दिया, और जब चुनाव आया तो आज दर दर भटकते घूम रहे हो। ये उत्तर प्रदेश की जनता है। अभी तो आप दरवाजे दरवाजे भटके हो, अभी आपको गांव गांव भटकाएगी और पैदल लाके रोड पे छोड़ देगी, फिर पैदल पैदल भटकते रहना। 5 साल तक यहाँ सरकार नहीं आने वाली है। आपने जनता को दर्द दिया है, जनता को भटकाया है। जनता गैस सिलेंडर के लिए दरवाजे दरवाजे भटकी है, दरवाजे दरवाजे खटखटाया है कि मुझे गैस मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन नहीं मिली और उसके बेटों की मौत हो गई। तुमने उनको भटकाया था, आज जनता तुमको भटकाने वाली है, इसलिए भटकोगे। कि आज कोरोना के कालखंड में योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी अभिभावक बनकर के उनके सामने आए हैं। हमने कोरोना से वैक्सीन भी उनको लगवाई और घर पर राशन भी पहुंचाया है। गरीब वर्ग के साथ आज नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी चट्टान की तरह आराम से रिलैक्स। राकेश जी, अनुराग जी, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, आपने कहा दर दर भटकना, मेरा सिर्फ इससे है, क्या जनता के दरवाजे पे जाना दर दर भटकना है? आपको जो ठीक लगे आप बोलिए, आपकी पॉलिटिकल पार्टी, आपकी सोच है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जनता के पास जाना तो मतलब इलेक्शंस में तो जनता ही तो जनार्दन है ना। जनता इज द बॉस, जनता इज द बॉस। अनुराग जी, समाजवादी पार्टी के काम को ही मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जो हो नहीं पा रही है। क्या कहोगे जनता से? आपके पास कहने को कुछ है ही नहीं, इसलिए आप परेशान है, दर दर भटक रहे हैं इनके नेता। अगर काम किया होता तो भटकने की जरूरत नहीं होती। ये 2 को संभालते हैं, 4 इनसे भटको अभी तो और अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूं ऋषि मिश्रा के पास। सुब्रत जी सुनिएगा, मलूक नागर जी, ऋषि मिश्रा, आज जब अखिलेश यादव से पूछा गया, ऋषि मिश्रा, और मैं जरा स्टूडियो में नहीं हूं तो मुझे थोड़ा जरा जोर से चिल्लाना पड़ता है, इसलिए खांसी आ जाती है, तबीयत ठीक है। मैं बता दूं ऋषि जी, आज जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी ने कल, जिन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट खुद ही घोषित कर दिया है, ऋषि मिश्रा, उन्होंने यह भी कहा पत्रकारों ने कि अखिलेश जी, उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है। तो उन्होंने कहा, अरे 1-2 सीट आ रही है क्या? अच्छा, आप समझ रहे हैं कि आप जिनको अपने मतलब बीजेपी तो छोड़िए, अब तो सपा कह रही है 1-2 सीट बोल रहे थे। नहीं, आप पूरी कीजिएगा, अनुराग जी, वापस आऊंगा, लेकिन पहले जरा ऋषि मिश्रा से। अनुराग जी, I'll come to you. Anurag ji, I'll come to you in 30 seconds. I'll come back to you. Anurag ji. In 30 seconds, I'm coming back to you. देखिए सौरभ भाई, पैनल में कई सांसद भी कोई नहीं बोलेगा बीच में किसी के। मेरा सवाल ये है कि यदि
यदि नीति आयोग का रिपोर्ट ऐश्वर्य भाई आपने पढ़ा होगा, डबल इंजन की सरकार होने के बाद प्रियंका गांधी पे बोलिएगा, राज्यों के डेवलपमेंट, प्रियंका गांधी पे बोलोगे कि नहीं ऋषि? अनुराग जी को भी रखिए, सुब्रत जी को भी रखिए, ऋषि मिश्रा। देखिए मैं प्रियंका गांधी पे अनुराग, मुझे तो बोलने तो दीजिए। अनुराग जी आपकी बात पूरी होगी, टेंशन नहीं, मैं आ रहा हूँ 30 मिनट में। सुब्रत जी भी शांत है, आराम से। प्रियंका गांधी ने जो ऋषि मिश्रा, प्रियंका गांधी पे बोलोगे? देखिए प्रियंका गांधी ने और अखिलेश यादव ने क्या कहा है, एक दो आ रहे हैं क्या? देखिए अखिलेश यादव को इस प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में इस प्रकार का घमंड और एटीट्यूड शोभा नहीं देता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही है, ये जनता तय करेगी। और कांग्रेस जिस प्रकार से चुनाव लड़ रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस एक ऐसी संख्या के पास पहुंचेगी जो उनके बिना किसी के मदद से सरकार नहीं बनेगी। लेकिन जो ऐश्वर्य भाई मैं ये कहना चाह रहा था, नीति आयोग के रिपोर्ट यदि हमारे सांसद भाई पढ़े होते, बीजेपी के प्रवक्ता पढ़े होते, तो आज भी उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट के माने में, राकेश जी चिल्लाइए मत, टिकट नहीं मिला है तो फ्रस्ट्रेशन मत दिखाइए डिबेट में, मुझे बोले दीजिए। मालूम है आप टिकट मांग रहे हैं, आपको नहीं मिल रही है, आप दिखा रहे हैं। पर पर्सनल मत होइए ऋषि, नीति आयोग आपको मिल गया क्या टिकट जो आप नहीं चिल्ला रहे? पर्सनल मत होइए, पर्सनल मत होइए ऋषि। मैं दावेदार नहीं हूँ, मैं टिकट के चक्कर में नहीं रहता हूँ। मेरा ऐश्वर्य भाई एक पिन पॉइंट। क्या बात कर रहे हो ऋषि? मुझे तो बताया था तुम ढूंढ रहे हो टिकट, मुझे तो बताया गया था। अच्छा ठीक है, जोक सपाट। मैं आप सबको, देखिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, एक ऋषि रिएक्ट, मैं समझ गया आपका पॉइंट, आप नीति आयोग डेवलपमेंट पे आ रहे हो। अनुराग जी आप अपनी बात पूरी कीजिए और फिर सुब्रत पाठक जी एक एक करके, राकेश जी आई विल कम टू यू, बट एक एक करके। अनुराग जी आप अपनी बात पूरी कीजिए और फिर मलूक जी अपनी बात पूरी कीजिए। सब पाठक जी ऑडियो आ रहा है ना आपको? एक एक करके बोलेंगे प्लीज, थैंक यू। देखिए उत्तर प्रदेश की, देखिए उत्तर प्रदेश की जनता पता है क्या कह रही है? गांव शहर में जाइए, आप गली में जाइए, एक ही आवाज आ रही है, कह रही है उत्तर प्रदेश में हे दादा काबा। जनता क्या कह रही है? उत्तर प्रदेश में जुर्म धुआंधार बा, जनता लाचार बा, महंगाई के मार बा। हे दादा सुनिया कि शिक्षा बदहाल बा, जनता कंगाल बा। हे दादा जनता की पुकार बा, अखिलेश के प्रहार बा, आपकी भाजपा साफ बा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की जनता गांव में गली में यही गाना गा रही है। नहीं है तो सुब्रत पाठक, राकेश त्रिपाठी हंस रहे हैं, हर जनता यही कह रही है, मार के हंस रहे हैं। बीजेपी साफ बा, बीजेपी के कोनो जुगाड़ नहीं खे बा, बीजेपी चल गई बा, बीजेपी के अब कुछ ना होई। उत्तर प्रदेश की जनता क्या कह रही है? विदाई हुई बीजेपी के। एक एक करके राकेश जी, एक एक त्रिपाठी जी एक एक करके प्लीज। विदाई हो जाएगी। अरे सुनिए, अखिलेश यादव जी के लिए त्रिपाठी जी एक एक करके प्लीज। बबुआ के राज में दंगा रहा। त्रिपाठी जी स्पीकिंग ऑन अदर्स इज नॉट गुड। त्रिपाठी जी प्लीज, यू नीड टू लर्न दिस। त्रिपाठी जी यू नीड टू लर्न। त्रिपाठी जी यू स्पीक ऑन योर टर्न। त्रिपाठी जी यू स्पीक ऑन योर टर्न प्लीज। आप उनका जवाब दीजिएगा अपने टाइम पे दीजिएगा। सुब्रत पाठक जवाब दे रहे, मैं आपके पास भी आऊंगा। त्रिपाठी जी देखिए बीजेपी के प्रवक्ताओं बीजेपी के प्रवक्ताओं को यही ज्ञान नहीं है कि नेशनल टीवी पे कैसे बोलना है, तो क्या जनता का भला करेंगे? सोचिए मैं बात कह रहा हूं, बीच में टोक रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप भी अनुराग जी बिल्कुल अंडर हैंड। आप अभी आज मलूक जी शांत है, पता नहीं क्या पानी वानी गर्म नहीं पिया है, नहीं तो ये किसी को बोलने नहीं देते हैं। आपको पता नहीं है मलूक जी अगर शुरू होते हैं तो फिर वन वे कम्युनिकेशन होता है। जितना हो के बाद देखा होगी चल गई बाड़े वहां गोरखपुर, वहीं मलूक जी आ रहा हूं, उधर ही रही है। सुब्रत पाठक जवाब दे रहे हैं आपको। ठीक अनुराग जी अब आप रिलैक्स, थोड़ा सा आराम कीजिए। आ रहा हूं मलूक जी, आ रहा हूं। सुब्रत पाठक ने बिल्कुल गला साफ कर लिया, अब जवाब आ रहा है। चलिए इससे ज्यादा बोलने की इनको इजाजत नहीं है, उतना ही बोलेंगे जितना इनको सुना जाएगा। तो कुल मिलाकर इनको उसी तरीके की बातें करना है। लेकिन ऐश्वर्या जी आप सही बात है कि अगर जमीन पे जब आप जाइएगा ना तो आपके तो सर्वे खुद ही बोल रहे हैं, तो इसमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ये स्थिति आज उत्तर प्रदेश में बनी है तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि उत्तर प्रदेश में कोई गुंडा जो है संरक्षण पाकर किसी नेता का और सरकार का वो गांव के किसी गरीब आदमी की जमीन के ऊपर कब्जा कर लेता था।
गांव की किसी गरीब बहू बेटी का अपमानित कर देता था। इस प्रकार के हालात थे। बड़े बड़े माफिया किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में उनका राज होता था, जेलों में बैठकर उत्तर प्रदेश की सरकारों को संचालित करते थे। तो ये एक स्थिति थी उत्तर प्रदेश में। आज पहली बार एक ऐसी स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में दंगाइयों को डर लगता है। अब डर क्यों लगता है कि वो दंगाई जानता है कि हमारी 7 पुश्तों को भरना पड़ेगा, हमारा मकान नीलाम हो जाएगा अगर हम सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में माफिया एक 25-50 हजार रुपए पर भी शूटर भेजकर किसी की भी हत्या करा देता था, आज उसको 10 लाख रुपया में भी शूटर ढूंढे नहीं मिलता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि किसी को भी हमने शूट कर दिया तो शाम तक कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। ये योगी का शासन है। आज निश्चित रूप से आज गरीब आदमी भी, रिक्शा चालक भी आज सम्मान के साथ में जीवन व्यतीत कर रहा है। आज कोई उसको अपमानित नहीं कर सकता है। आज इस प्रकार के हालात है। आज सरकार की योजना जो पहले आप सबने देखा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो समाजवादी मुखिया का महल कितना बड़ा बन गया, लेकिन आज गांव में गरीब आदमी का मकान बन रहा है, 2.5 लाख रुपया उसके खाते में पहुंच रहा है। आज गांव में गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन पहुंच गया है। आज तक किसी ने इस प्रकार की राजनीति की? ये लोग सरकार में आ जाते थे, चिंता करते थे कि गांव में। अनुराग जी आप भी तो शांत रहिए, अनुराग जी आप भी तो रिलैक्स करिए। अनुराग जी अब उनका मौका है, उनको बोलने दीजिए, ऐसा मत कीजिए, बीच में नहीं। अनुराग जी मैं आपको भी वही बोल रहा हूं जो मैंने उनको बोला, प्लीज एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। उत्तर प्रदेश के अनुराग जी तो उत्तर प्रदेश में केवल 1.5 करोड़ ही बिजली के आपका मौका था, बोलते आप उनके ऊपर मत बोलिए, मैंने उनको भी बोला, आपको बोल रहा हूँ, प्लीज बिजली के एक एक कनेक्शन हो गए। इनको इस बात तो समझिए, विकास की बात करते हैं तो विकास के नाम पर केवल परिवार के लोगों का विकास करना है, परिवार से जुड़े हुए इनके जैसे लोगों का विकास हो जाना ही विकास नहीं होता है। विकास होता है जो गांव में गरीब परिवार वाला एलिगेशन तो बीजेपी समाजवादी पार्टी पे हाथ से नहीं अरसे से लगा रही है। लेकिन मैं मलूक नागर जी पे जा रहा हूँ। मलूक जी, आज यह सब डेवलपमेंट जरूरी है कि नहीं? सर विकास की बात करेंगे या सिर्फ जातियों की बात होती रहेगी? मलूक जी सर नहीं सर, मैं बात करना चाह रहा हूं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के सांसद और भाजपा के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह की भाषा और जिस तरह के शब्द जो हमारे साथी सांसद ने अभी इंसानों को कि कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, जो इंसानों को कुत्ते के संबोधन कर रहे हैं, ये शर्म की बात है। और इस तरह की डिबेट में जैसे स्कूल के बच्चे लड़ते हैं इस तरीके से लड़ रहे हैं। अपनी बात में देश के लिए, रोजगारी के लिए, व्यवसाय के लिए, कोरोना के बाद, महामारी के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, लोगों की मानसिक स्थिति खराब हो गई, उस पर कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ चर्चा है तो हिंदू और मुसलमान, सिर्फ चर्चा है तो अभद्र भाषा का, सिर्फ चर्चा है तो आपस में बच्चों की तरह लड़ने का। ये बहुत ही गलत बात है। प्रदेश को कैसे मजबूत करें, देश को कैसे मजबूत करें, प्रदेश में इनकी अपनी अपनी पार्टियों को हम किस तरीके से रखें, इस पे चर्चा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से हमें तो बोलने का मौका ही बहुत कम देते हो, इन दोनों को ही देते रहते हो। चलिए इनको बोलने दो। अरे क्या बात कर रहा हूं, आपको कम देता हूं, जब आपको देता हूं तो किसी को बोलने नहीं देते आप। लेकिन मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। टीना कुछ कहना चाह रही है। मैं आ रहा हूं। राकेश जी कमिंग टू यू ऑल्सो। राकेश जी कमिंग टू यू। लास्ट 30 सेकंड। टीना 30 सेकंड ब्रीफ। मलूक साहब, आपने कहा आपको बोलने का मौका नहीं देते, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि आपको जब से मायावती जी और काशीराम की सरकार आपने बनाई है, तब से अब तक आप कितना माल आपकी पार्टी कमा चुकी है। और ये हम सब जानते हैं कि मायावती जी का ग्राफ कहां से उठ के कहां तक आया है। लेकिन मैं पर्सनल कमेंट पे नहीं जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये जो जितनी जातियों की बात कर रहे हैं ना, अगर इन्होंने वाकई विकास किया, अगर सपा कहती है हमने रोजगार दिया है, बसपा कहती है हमने अगड़े पिछड़ों को आगे किया है, तो जाइए। अनुराग जी एंडिंग कमेंट्स लास्ट 30 सेकंड्स कंप्राइज प्लीज। और राकेश जी आपको बता रहा हूं, क्षेत्र से चुनाव। अनुराग जी लास्ट 30 सेकंड्स प्लीज। देखिए प्रिसाइज कंप्राइज 30 सेकंड्स अनुराग जी। तो विकास एंडिंग 30 सेकंड्स। एक्सप्रेस भी अगर किसी ने बनाया तो समाजवादी पार्टी ने बनाया था। उत्तर प्रदेश में पहली बार एक्सप्रेस आपने देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में मेट्रो देखने को मिली, उत्तर प्रदेश में स्टेडियम देखने को मिले, उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल्स देखने को मिले, महिला समस्या के लिए 1090 बना, 100 डायल बना, इंटरनेशनल स्टेडियम बने, यहाँ मेडिकल कॉलेजेस बने हर डिस्ट्रिक्ट में। किस तरह से हमने रोडों का जाल बिछाया, यहाँ पे हमने किस तरह से यहाँ वृद्धा समाजवादी पेंशन दी। और हम पुरानी पेंशन को, मेरी सरकार आएगी तो हम लागू करेंगे, जो पुरानी पेंशन बंद हो गई है। और माफिया, जो शराब माफिया और भू माफिया इन्होंने पैदा कर दिए है, वो जेल के अंदर होंगे। जो माफिया आज खुलेआम घूम रहे हैं, जो माफिया यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं। राकेश त्रिपाठी लास्ट 30 सेकंड्स रिप्लाई। राकेश त्रिपाठी, जो भारतीय जनता राकेश जी, माफिया जिस तरह से यहाँ राकेश जी त्रिपाठी जी
त्रिपाठी रिप्लाई, चीनी लास्ट 30 सेकंड्स रिप्लाई टू मलूक नागर जी ये बताएंगे नहीं। देखिए मलूक नागर जी ये बताएंगे नहीं कि 17 चीनी मिले बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मायावती जी औने पौने दाम पर बेच रही थी। समाजवादी पार्टी के समय में 4 चीनी मिलें बंद हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने पिपराइच की चीनी मिल चालू की, हमने आज मुंडेरवा की चीनी मिल चालू करने का काम किया, 20 चीनी मिलों को हमने विस्तारित करने का काम किया, 45,000 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान किया था बसपा सरकार ने, 92,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान किया था सपा सरकार ने, 1,55,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य भुगतान किया योगी आदित्यनाथ सरकार ने। यानी सपा बसपा को दोनों को मिला लिया जाए तो उससे ज्यादा गन्ना मूल्य भुगतान हमने किया है। हम गन्ना पर बात कर रहे हैं और ये जिन्ना पे बात कर रहे हैं। इनके लिए जितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए ऋषि, मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश की। देखिए सबने सब बोला, मलूक नागर जी, अनुराग जी, सुब्रत पाठक, त्रिपाठी जी सांसद। अरे आप मलूक जी, सुब्रत जी, आप तो सांसद है दोनों, आप तो रिलैक्स किए। अनुराग जी आपने अपना पॉइंट रखा, त्रिपाठी जी आपने, लेकिन ऋषि मिश्रा आपने नहीं बताया। ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड मुख्यमंत्री हैं प्रियंका गांधी, वो तो 1-2 सीट आ रही है कि नहीं, वो सवाल पूछा था, वो आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। ये यूपी इलेक्शंस पे और इलेक्शंस में बहस जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में इतना ही, आज समय कम है। सुब्रत जी, अनुराग जी, मलूक नागर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी, टीना जी।